हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में जीआईबी एनसीईआरटी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैंने एवीएम का यूनिट 10 तक आप लोगों को कवर कर दिया है अपने इस क्रैश कोर्स में। तो आज हम लोग यूनिट जो चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 है उस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोगों को पता हो कि मैं और दो ऑब्जेक्टिव सेशन आप लोगों के लिए ला चुका हूँ एमसीक्यूज़ का, जिसमें मैं ऑलरेडी 7 चैप्टर तक आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे क्रैश कोर्स का, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, वो सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों, एमसीक्यू का रोल आपको तो पता ही होगा कि आपने जो भी थ्योरी हम लोगों ने इस सप्ताह भर कवर किया है, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कितना समझा है उन चीज़ों को, और एक तरह से जो चीज़ नहीं समझा है वो भी हम लोग क्लियर कर लेंगे यहाँ पे। तो वी कांट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्यूचर ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो देखिए, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ये क्वेश्चन बेसिकली मॉनेटरी वाला हिस्सा से है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी का फ्यूचर पूछा गया है। ऑप्शन को देखिए, इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड इकोनॉमी। बी कर रहा है यूज इन कॉस्ट ऑफ रिसेशनरी सिचुएशन। सी कर रहा है रेट्स आर केप्ट हाई। और डी कर रहा है इट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वो समझाऊं आपको, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी को। ये डायग्राम आप लोग याद कीजिए। एक बार मैं फिर से इसके बारे में बता देता हूं। ऑलरेडी मैं बताया था अपने इस लेक्चर में। देखिए, सेंट्रल में हमारा बैंक है, उसके ऊपर है सेंट्रल बैंक, और नीचे है हमारा इंडिविजुअल और कंपनी। मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक्सपेंशनरी पॉलिसी को मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है बैंकों में पैसा इन्फ्यूज कर रही है, डॉलर। ठीक है दोस्तों, और कैसे इन्फ्यूज कर रही है, तो बॉन्ड को खरीद कर। ठीक है, अब ये बताइए, इस केस में सीआरआर और एसएलआर क्या करेगी? आरबीआई सीआरआर एसएलआर को रिड्यूस करेगी, ताकि बैंक को कम पैसा आरबीआई के पास रखना पड़े। अब देखिए, उसके बाद बैंक क्या करेगी, क्योंकि बैंक को ज़्यादा पैसा मिल रहा है कैश के रूप में, तो बैंक भी जो है कैश जो है लोगों को देगी, इंडिविजुअल्स को देगी या कंपनी को देगी लोन के रूप में, और हाई मनी सप्लाई होगा इस केस में। तो ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। जहाँ तक बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो आप खुद सोचिए, क्योंकि बैंक को पैसा मिल रहा है आरबीआई से, तो बैंक क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देगी लोन का, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक से ले सकें। तो आप लोग इसका देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या इसका फ्यूचर है। पहला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, दूसरा है कि मनी सप्लाई हाई होगा, और तीसरा है कि ये इजी पॉलिसी है, और इस केस में एसएलआर और सीआरआर रिड्यूस होता है दोस्तों। अब आ जाइए जरा ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन कर रहा है कि इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड इकोनॉमी। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा एक्सपेंशनरी पॉलिसी में मनी सप्लाई जो होता है बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन बी को देखिए, यूज इन केस ऑफ रिसेशन सिचुएशन। हाँ, ये भी सही है। जब मंदी का दौर आता है दोस्तों, जब हमारे इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, तो पैसा को इन्फ्यूज करने के लिए आरबीआई एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाती है दोस्तों। तो मंदी के दौर में एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट आर केप्ट हाई। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। अभी हम लोगों ने देखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लो रखा जाता है दोस्तों। तो देखा दोस्तों, हम लोगों ने इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी एंड डी। और डी पर क्या करा, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ दोस्तों, ये जो हमारा ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, इसका मेन पर्पस ही है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़े। तो दोस्तों, इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा ए, बी और डी। तो ये तरीका करेक्ट है पढ़ने का। इसी तरह क्वेश्चन आपको सीआईबी के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, जिसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो आपको क्या हुआ, एक क्वेश्चन से आप लोग 4 क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो दिस इज द परफेक्ट वे फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। ओके, और इसी कारण क्या हुआ कि आप लोग कंसेप्ट को भी समझ लिए, जिन लोगों को एक बार रिवीजन भी हो गया। तो एमसीक्यूज का यही रोल होता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा जीएनआई से है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले दिनों जीडीपी का कॉन्सेप्ट। देखिए, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। पूछा गया है कि जो ग्रॉस नेशनल इनकम होता है और वो मार्केट प्राइस पे जो होता है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि जीडीपी एट एमपी, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉय एंड प्लस प्रॉपर्टी इनकम। बी में कहा गया है जीडीपी एमपी प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रॉपर्टी इनकम। उसी तरह सी भी है और हमारा डी भी है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जीडीपी कैलकुलेशन का 3 मेथड है। एक है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि मैंने समझाया था। एक है हमारा इनकम मेथड, जो कि ये सामने है हमारे। और एक है हमारा प्रॉपर्टी ये। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों के तीनों मेथड हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमसे इनकम मेथड के बारे में बात किया गया है। तो दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लें कि जो इनकम मेथड है उसमें कहा गया है कि अभी जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस टैक्स माइनस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्शन एंड ऑन एंड इम्पोर्ट
ठीक है दोस्तों, प्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम में क्या है कि वो रिसीवेबल जो कि नेट रिसीवेबल ऑन अब्रोड है। तो ये फॉर्मूला है हमारा जीएनपी एमपी का, तो ये इनकम मेथड के द्वारा कहा गया है, तो इसको आप अलग से नोट कर लें और इसे याद कर ले दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसी तरह का ऑप्शन घुमा के फिरा के पूछेगा, कभी नेगेटिव डाल देगा कभी पॉजिटिव डाल देगा, तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। और सभी चीज़ ऐड हो रहे हैं, बस सब्सिडी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे आप लोग याद कर लें। सब्सिडी को केवल सब्ट्रैक्ट करना है और बाकी सभी चीज़ों को हमें ऐड करना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। थर्ड में पूछा गया है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू। ये भी क्वेश्चन हमारा जीडीपी टॉपिक से है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, जीडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, और भी देखिए सारे 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो जिन लोगों ने मेरा जीडीपी कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाकर देखें और इसका शॉर्ट ट्रिक पता करें दोस्तों। तो फ्रेंड्स आइए एक बार क्विकली रिकॉल कर ले वो शॉर्ट ट्रिक क्या था। मैं बताया था कि जीडीपी एफसी जो होता है, अब एक वर्ड एफ और एक वर्ड है एम, तो अल्फ़ाबेटिकली एम जो है एफ के बाद आता है, तो हम लोग एफ को लिखेंगे, एम को लिखेंगे एफ प्लस 1। तो 1 क्या है बेसिकली एनआईटी है, ठीक है दोस्तों। तो जीडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है दोस्तों, एनआईटी का फॉर्मूला मैं बताया था नेट इनकम टैक्स, तो नेट इनकम टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा जीडीपी एट एमपी माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है दोस्तों। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जीडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो आप जरा ऑप्शन को मिलाइए, ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए में ही कहा गया है जीडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, अब ये देखिए टैक्स वाला क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनियन बजट का टॉपिक। तो फ्रेंड्स ये वही क्वेश्चन, ये लोग ये इस क्वेश्चन को वही लोग बना पाएंगे जिनका कंसेप्ट क्लियर है यूनियन बजट का, और मैं अच्छे तरीके से समझाया था। आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। नेट टैक्स रेवेन्यू कंपोनेंट्स आर, ठीक है, ऑप्शन ए को देखिए ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, बी को देखिए एनसीसीडी नेशनल कलामिटी कंटिजेंसी ड्यूटी, सी में कह रहा है स्टेट शेयर, और डी में कह रहा है ऑल। अब सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। मैं बताया था रेवेन्यू में वो पार्ट्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म में, और यहाँ पे कर रहा है नेट टैक्स। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था टैक्स वाले कंपोनेंट में ग्रॉस टैक्स भी आता है, एनसीसीडी भी हम लोग माइनस करते हैं, याद होगा आपको, मैं बताया था कि नेट टैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से एनसीसीडी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कुछ पैसा जो है सरकार क्या करती है, कंटिजेंसी फंड में रखती है, और वो पैसा टैक्स से ही आता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं नेट टैक्स निकालने के लिए। तो इसीलिए डी भी इसका कंपोनेंट है। ठीक है दोस्तों, और कुछ स्टेट शेयर भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि नेट टैक्स रेवेन्यू का कंपोनेंट ये तीनों के तीनों हैं। आइए 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में पूछा गया है कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। ये भी हमारा यूनियन बजट का क्वेश्चन है, इसे भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। कैपिटल रिसिप्ट का फॉर्मूला पूछा गया है डेप्ट रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट रिसिप्ट प्लस एक्सटर्नल ग्रांट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में कह रहा है डेप्ट रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट रिसिप्ट, ऑप्शन सी कह रहा है डेप्ट रिसिप्ट प्लस एक्सटर्नल ग्रांट, और ऑप्शन डी कह रहा है डेप्ट रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट रिसिप्ट माइनस एक्सटर्नल ग्रांट। तो दोस्तों सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट का मतलब समझिए आप। मैं बताया था कैपिटल रिसिप्ट, जब कैपिटल वर्ड आपको दिखे आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि कैपिटल का मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए, और रेवेन्यू का मतलब है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सब की वर्ड्स हैं और आपको इसका मतलब क्लियर होना चाहिए, और यदि ये बेसिक चीज़ आपको पता है तो आप लोग आसानी से आंसर दे पाएंगे। अब आप सोचिए दोस्तों, मैं बताया था कि रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट जो होता है या तो वो डेब्ट के फॉर्म में होगा यदि लोन वगैरह लिया गया है तो, और या वो नॉन डेब्ट होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो एक्सटर्नल ग्रांट है, मतलब बाहर से जो पैसा मिल रहा है दोस्तों, अब आप बताइए, खुद बताइए दोस्तों, ये एक्सटर्नल ग्रांट कैपिटल में आएगा या रिवेन्यू में आएगा। अब आप खुद सोचिए, यदि मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक कुछ पैसा दे या यूनेस्को कुछ पैसा दे रही है हमारी सरकार को, तो वो तो कुछ समय के लिए दे रही है ना, ठीक है, मतलब एक समय के लिए मिला तो वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलता है। बेसिकली लोन्स वगैरह जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल ग्रांट है वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट नहीं होगा। तो जहाँ भी एक्सटर्नल ग्रांट लिखा हुआ है उसे हम लोग नहीं लेंगे दोस्तों। तो हमें क्या करना है, एक्सटर्नल ग्रांट को एक्सक्लूड करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेप्ट रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट का 2 पार्ट है, एक है डेप्ट रिसिप्ट और एक है हमारा नॉन डेप्ट रिसिप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है टोटल रिसिप्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। अब देखिए टोटल रिसिप्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट प्लस फिस्कल डेफिसिट, बी कर रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट प्लस ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस, सी कर रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट
प्लस कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू डेफिसिट, और डी कह रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट प्लस फिजिकल डेफिसिट। तो दोस्तों ये चीज़ मैं कल समझाया था आप लोगों को कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का टोटल रिसिप्ट। तो दोस्तों रिसिप्ट का दो पार्ट होता है, एक होता है हमारा रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल, और इसके अलावा एक होता है ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस। तो ये आप लोग याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये मैं समझा चुका हूँ कि जिन जिन लोगों को इस चीज़ का थ्योरी पढ़ना है तो उस थ्योरी के लिए आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इसका थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट प्लस ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं कि इनमें से पहले क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें अटेम्प्ट करने का, और देखिए कि आप क्या क्या ऑप्शन लगाते हैं, और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए। यदि दोनों सेम है तो बहुत अच्छी बात है, यदि सेम नहीं है तो आप क्या कीजिए, एक नोटबुक बनाइए और उसमें उस क्वेश्चन को लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप दोबारा रिवाइज यदि करें तो आपके दिमाग में आ जाए हाँ यहाँ पे मैं गलती किया था, और यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं करूंगा। तो ये बेसिकली स्मार्ट वर्क है दोस्तों। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अभी जो आप अपना इनपुट दे रहे हैं पढ़ाई के रूप में, उसका आप लोग आउटपुट ले पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जिन लोगों को नोट्स की आवश्यकता है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप का लिंक मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है पार्ट ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब देखिए नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट पूछा गया है, सब्सिडीज है, असिस्टेंट, हम लोग बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ। दोस्तों मैंने समझाया था आप लोगों को कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है बेसिकली वो बेसिकली क्या होता है कि एक्चुअली यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, यहाँ पे एक वर्ड होगा नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये बेसिकली मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, ये नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। इस चीज़ को आप करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे है नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि नॉन प्लान में भी एक होता है कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू, तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। तो आइए समझते हैं। नॉन प्लान में मैं बताया था कि वैसा एक्सपेंडिचर जो कि हमारे जो 5 ईयर प्लान है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, और रेवेन्यू जो कि है तो रेवेन्यू है तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो देखिए ऑप्शन ए को बात करते हैं, सब्सिडीज। तो सरकार जो सब्सिडी देती है लोगों को, तो वो सब्सिडी जो होता है वो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो रेकरिंग नेचर का है। रेकरिंग नेचर होता है ना दोस्तों, हर एक महीना आपको सब्सिडीज मिलती है, या हर एक जितना बार आप गैस लेते हैं या कोई भी ऐसा देते हैं तो वो हमारा सब्सिडीज के पार्ट होता है। तो ये तो करेक्ट है। देखिए बी में कर रहे हैं असिस्टेंट टू स्टेट फ्रॉम एनसीसीडी, ये भी करेक्ट है दोस्तों, कि नेशनल कैलामिटी फंड से जो है जो राज्य सरकार को असिस्टेंट मिलता है वो भी है। सी नंबर में कर रहा है लोन टू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। तो दोस्तों लोन जब भी आए वो हमेशा कैपिटल का पार्ट होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये रेवेन्यू वाला पार्ट पूछा गया है, तो सी तो होगा नहीं। डी में कर रहा है ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ यदि ग्रांट कुछ मिल रहा है तो वो हमारा रेवेन्यू का पार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए ई में कर रहा है लोन टू स्टेट, फिर लोन आया तो ये हमारा कैपिटल का पार्ट होगा, ये रेवेन्यू का पार्ट है नहीं। फिर एफ में पड़ रहा है इंटरेस्ट पेमेंट, हाँ ये सही है। अब देखिए दोस्तों इंटरेस्ट पेमेंट भी एक रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब आप यदि सरकार यदि कहीं से लोन ली हुई है तो उसको तो ब्याज देना पड़ेगा ना मंथ बेसिस पे, तो ये भी शॉर्ट टर्म है, और ये जो है हमारा रेवेन्यू क्या पार्ट होता है दोस्तों, तो हमारा ये भी एफ नंबर भी आएगा। और जी में देखिए फिर लोन लिखा हुआ है, तो लोन किसको दिया जा रहा है, फॉरेन गवर्नमेंट को दिया रहा है, किसी दूसरे सरकार को दिया जा रहा है, दूसरे देश के सरकार को, तो वो भी हमारा कैपिटल का पार्ट आएगा। तो नॉन प्लान के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो पार्ट होगा वो ए होगा, बी होगा, डी होगा और एफ होगा। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है एच नंबर, ए बी डी एफ। तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी वाइज तरीके से समझा रहा हूँ कि हर एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, और देखिए कितना आसान हो जाता है ये सब जानकर आपको ऑप्शन को देख पाना। अदरवाइज आप तो बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ दिखेगा, आपको पहले पता तो होना चाहिए कि कैसे आपको छांटना है, कैसे आपको अलग करना है दोस्तों। तो ये तरीका परफेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक करेक्शन आप लोग कर लेंगे कि नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इज नॉट अ मेजर ऑफ प्राइसेस ऑफ न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो इन्फ्लेशन टॉपिक का है। मैंने मनी सप्लाई इन्फ्लेशन टॉपिक कवर किया था, उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, उसका प्लेलिस्ट में। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है हमारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो कि नया प्रोड्यूस किया गया है उसका पार्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नॉट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन को देखिए, पहला करा WPI। देखिए हम लोगों ने कुछ इंडिसेस पढ़ा था, 3 इंडिसेस थे, याद कीजिए। पहला था CPI, दूसरा था WPI और तीसरा था GDP डिफ्लेटर, याद होगा आपको। तो दोस्तों WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, GDP डिफ्लेटर दूसरा इंडिसेस था, और तीसरा इंडिसेस था हमारा
CPI। ये 3 इंडिसेस किस चीज़ के लिए थे? ये तीन इंडिसेस थे इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। तो दोस्तों मेरे इस MCQ सेशन का आप फ़ायदा ऐसे उठा सकते हैं कि मैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो WPI, GDP डिफ्लेटर और CPI। तो ऑप्शन ए को देखिए 1 and 2, ऑप्शन बी में कह रहा है 1 and 3, ऑप्शन सी में कह रहा है 2 and 3 और ऑप्शन डी में कह रहा है ऑल। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी नया डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जा रहा है गुड्स और सर्विसेज, उसके प्राइस का मेजर GDP डिफ्लेटर के अंदर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा GDP डिफ्लेटर। तो कौन कौन सा नहीं है? तो WPI नहीं है और CPI नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1 and 3 और बी में देखिए लिखा हुआ है 1 and 3। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेटिंग टुडेज आउटपुट एट यस्टरडे प्राइस रिफ्लेक्ट डैश GDP। तो दोस्तों आज के आउटपुट को या कल के बीते हुए कल के प्राइस पर कैलकुलेट करना, तो इससे हमको कैसा GDP का वैल्यू मिलेगा? तो दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से समझाया था आप लोगों को GDP वाले टॉपिक में। एक होता है नॉमिनल GDP और एक होता है रियल GDP। नॉमिनल GDP का मतलब होता है कि आज ही के प्राइस पे आज GDP को कैलकुलेट करना, और रियल GDP का मतलब होता है कि किसी बेस प्राइस पे। यहाँ पे बेस प्राइस है कल वाला, पिछला कल। तो पिछला कल के प्राइस पे आज के आउटपुट को कैलकुलेट करने को हम लोग कहते हैं रियल GDP। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रियल GDP, ऑप्शन नंबर ए। 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों ये तो एकदम आप लोग याद कर लीजिए कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है, एक जमीन चाहिए, दूसरा लेबर चाहिए, तीसरा कैपिटल पूंजी होना चाहिए और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए दोस्तों। तो ये 4 चीज़ रिक्वायरमेंट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। 11वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नैरो मनी कंसेप्ट ऑफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा मनी सप्लाई का है। मनी सप्लाई में मैंने समझाया था कि नैरो मनी, ब्रॉड मनी, पूरे अच्छे तरीके से समझाया था सभी चीज़ों को। तो नैरो मनी के अंदर मैं क्या बताया था याद कीजिए। करेंसी विद जनता, जनता के पास जो पैसा है, ठीक है दोस्तों, वो पैसा प्लस डिमांड डिपॉजिट और प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, ये हमारा नैरो मनी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। तो दोस्तों ये था हमारा 11 क्वेश्चंस का आज का MCQ का सेशन। कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के MCQ के सेशन में और लेकर आऊँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं हर एक टॉपिक का MCQ सेशन लेकर आऊँगा और आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। आप लोग ये देख पाएंगे कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैं समझाया हूँ वो कितना इफेक्टिव है और अपना प्रिपरेशन लेवल अच्छे से आपका चल सकेगा। तो फ्रेंड, जिन लोगों को PDF की आवश्यकता है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा और आपको PDF आगे आने वाले क्रैश कोर्स में हर एक लेसन की मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड्स, इस लेसन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।